हाँ जी, कैसे स्टूडेंट्स आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निवेजन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हमारे कैप्सूल सीरीज़ के नेक्स्ट कैप्सूल के साथ में। अभी तक हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैप्सूल सीरीज़ के अंदर आप लोगों के साथ में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, उसके बाद में फिर हम लोगों ने कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मटीरियल, लेबर, इन सब के बारे में बातचीत कर ली थी। अब जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए आता है वो आता है ओवरहेड्स। तो आज के इस कैप्सूल में मैं आपके साथ में ओवरहेड्स के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिन्हें हम कहते हैं अलोकेशन और अपोर्शनमेंट, इनके बारे में सारी बातचीत करूंगा। ठीक है साहब, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो भाई सबसे पहले तो बात आती है, जब ओवरहेड्स की हम बात करते हैं तो ओवरहेड्स के लिए हमें क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा। हमारे बाकी सारी कॉस्ट को भी जैसे हमने देखा था, मटेरियल को हम डिवाइड करते थे डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर को करते थे डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। वैसे ही अब जो एक्सपेंसेस हैं इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं साहब, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं हमारे प्रोडक्शन के साथ में। इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्राइम कॉस्ट का पार्ट मानते हैं, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट कॉस्ट के साथ में मिला के इनको तो हम बना देते हैं प्राइम कॉस्ट का पार्ट। तो प्राइम कॉस्ट का जो हमारा फॉर्मूला है वो हम लोगों को पता ही है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो हमारे इनडायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक नहीं होते। जैसे आपके फैक्ट्री का रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, आपके ऑफिस की असेट्स का रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, स्टाफ कैंटीन का खर्चा हो गया, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट है, डेप्रीसिएशन है, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, बहुत सारे जो दूसरे खर्चे बच गए, ठीक है, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। और ये वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली टाइड अप नहीं होते हैं प्रोडक्शन के साथ में, इनको हम ओवरहेड्स में इंक्लूड करते हैं। और ओवरहेड्स का हमारा फॉर्मूला हो जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों मिला करके हमारे बनते हैं ओवरहेड्स। और इन्हीं ओवरहेड्स को फिर हमें प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करना होता है ताकि मुझे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मिल सके। इसको मैं प्रोडक्शन कॉस्ट के फॉर्मूले से भी याद कर सकता हूं। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है साहब? प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, और अगर इस प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर तुम नॉन प्रोडक्शन वाले ओवरहेड्स को ऐड कर दोगे तो बन जाएगी टोटल कॉस्ट। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं पहले से, बट एक बार रिवाइज कर लिया। ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें अब आप आपके बचे हुए नॉन प्रोडक्शन वाले ओवरहेड्स को भी अगर ऐड कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो ये ओवरहेड्स को अलोकेट करना बहुत जरूरी है, इस ओवरहेड को प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, वरना हमें प्रोडक्ट की कभी भी एक्चुअल कॉस्ट, एक्यूरेट कॉस्ट पता नहीं चलेगी। अब ये जो जितने भी ओवरहेड्स हैं इनको प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें समझाया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की अगर एक्यूरेट कॉस्ट निकालनी है तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट जो प्राइम कॉस्ट है उनको तो लेके चलना ही चलना है, बट साथ साथ में सारे ओवरहेड्स को भी इंक्लूड करना है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो, ताकि आप एक्यूरेट कॉस्ट निकाल सको। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक मार्जिनल कॉस्टिंग का, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। ओवरहेड्स को, स्पेशली जो फिक्स्ड वाले ओवरहेड्स भी हैं, उनको भी एब्जॉर्ब करने के बारे में किसने कहा है? उसके लिए कहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है? सारे ओवरहेड्स, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, से सारी कॉस्ट को अगर आप इंक्लूड करोगे तभी आपके पास में प्रोडक्ट या सर्विसेज की एक्यूरेट कॉस्ट आएगी। अब ये काम करे कैसे? ये जो खर्चे हैं अलग अलग, ये जो ओवरहेड्स हैं अलग अलग, इनको प्रोडक्ट की कॉस्ट तक लाए कैसे? तो इसके लिए हमने कहा कि 3 स्टेप का प्रोसेस है साहब हमारे पास में। सबसे पहले आप अलोकेशन, अपोर्शनमेंट और फिर उसके बाद में एब्जॉर्प्शन करो, तो आपके पास में प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट आ जाती है। यहीं पे हम अलोकेशन और अपोर्शनमेंट के बारे में आज बातचीत करने वाले। ठीक है, तो हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर अलोकेशन अपोर्शनमेंट होगा, तब जाके आप एब्जॉर्प्शन कर पाओगे। बिना अलोकेशन अपोर्शनमेंट के एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो बात दी सर एलोकेशन का मतलब क्या है और अपोर्शनमेंट का मतलब क्या है, तो जरा इसको समझते हैं साहब। एलोकेशन क्या है और अपोर्शनमेंट क्या है, इन दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है? इस
इसको समझने के लिए लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। हमारे 4 दोस्त हैं साहब, मान लीजिए ये चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। लेट्स से ए ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, बी ने बर्गर ऑर्डर करा, सी ने पास्ता ऑर्डर करा और डी ने सिर्फ कॉफ़ी पी। उसने कहा भाई मैं खाना खा के आया हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं कॉफ़ी पीऊंगा। फिर बिल आया तो बिल में पता पड़ा कि सर बर्गर था, पिज़्ज़ा था 250 का, बर्गर था 150 का, पास्ता था 200 का और कॉफ़ी थी 80 की। ठीक है, इस तरीके से अपने को कॉस्ट दे रखी है। एक बार कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो 250 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 80, 680 हो रहा है। एक काम करते हैं 680 रहने देते हैं। तो ये हो गया बिल, ये अपना टोटल बिल आ गया। अब क्या करेंगे इसके बाद में? सर खाना वाना खा लिया दोस्तों ने, अब बिल आया, अब बिल को पेमेंट करने की बात है कि पेमेंट करते टाइम पे क्या होगा? दो में से एक चीजें होंगी सब। या तो इन दोस्तों में दोस्ती अच्छी है तो ये क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्री कर लेंगे, जैसे अपन शॉर्ट में कॉन्ट्री कहते हैं, आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो अगर आपने खर्चों को, ये कॉस्ट है ये खर्चा है, अगर इस खर्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स में, जिनकी वजह से खर्चा हुआ है वो कॉस्ट सेंटर्स है, इन्होंने खर्चा करा है तो ये कॉस्ट सेंटर्स है, इन कॉस्ट सेंटर में डिवाइड करते हो ऑन अ रीजनेबल बेसिस, तो उस डिवाइडेशन को, उस कॉस्ट को डिवाइड करने के तरीके को कहा जाता है अपोर्शनमेंट। अगर मैं इस कॉस्ट को डिवाइड कर रहा हूं डिवाइड बाय 4, मैं कह रहा हूं साहब 680 को डिवाइड बाय 4 कर दो, इससे पर पर्सन का अपना अपना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कि उनको कितना कितना पे करना है। तो 170, तो ये तो हुआ रीजनेबल बेसिस पे डिवाइड करना। यहां हमने क्या रीजनेबल बेसिस लिया, ये मान लिया कि भाई देखो 4 दोस्त बैठ के खा रहे तो सबने आपस में कुछ ना कुछ शेयर करा होगा, तो इसलिए सब में खर्चा बराबर बांट लो, रीजनेबल बेसिस। बट यहीं पे अगर मान लो डी साहब विपट जाते हैं, डी कहते हैं नहीं नहीं देखो मैंने तो कुछ खाया नहीं, मेरा तो पेट भरा हुआ था, मैं तो घर से खाना खा के आया था, तो मैं क्यों 170 दूं, मैंने तो कॉफी पी, कॉफी का बिल 80 का, मैं सिर्फ 80 दूंगा। अगर अब यहां पे खर्चों का डिवाइडेशन होने लग जाए एक्चुअल बेसिस पे, तो उसे कहा जाएगा अलोकेशन। तो अलोकेशन में खर्चे एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड होते हैं, अपोर्शनमेंट में खर्चे एक रीजनेबल बेसिस पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल ध्यान रखना। अगर दोस्त गए 4 खाना खाने, 4-5 दोस्त, अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो कॉन्ट्री कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं आपस में खर्चा बराबर से, तो वो अपोर्शनमेंट कर रहे हैं, वो एक रीजनेबल बेसिस पे खर्चों को डिवाइड कर रहे हैं। और सब जने अपने अपना बिल पे करके, तुमने क्या खाया तो उसका पैसा देगा, तो वो एक्चुअल बेसिस पे होता है। तो अलोकेशन अच्छा है, सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर अलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन अपने पास में होता है अपोर्शनमेंट का। ठीक है साहब, तो एक तो डिफरेंस ध्यान रखना, अलोकेशन एक्चुअल बेसिस पे होता है, अपोर्शनमेंट रीजनेबल बेसिस पे होता है। अब बात आती है सर हमारे स्टेप्स। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टेप मैंने बताई दिए, पहले आप अलोकेट करोगे, कोशिश करोगे खर्चों को एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड करो, नहीं कर सकते तो अपोर्शनमेंट करोगे, और अपोर्शनमेंट के बाद में रीअपोर्शनमेंट का सेकंड काम करते हैं, ये भी बात करेंगे अपन। ठीक है, और ये होने के बाद में फिर आप एब्जॉर्प्शन करते हो, उसमें आप निकालते हो OAR। OAR का हमारा फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड बेसिस। ठीक है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड बेसिस। अभी बात करते हैं साहब फर्स्ट अपोर्शनमेंट के बारे में, अलोकेशन या अपोर्शनमेंट जो फर्स्ट स्टेप होगा उसके लिए। या हम कहते हैं कि पहले आप क्या करोगे, पहले आप जो भी कॉस्ट है, जो भी आपके खर्चे हैं, उनको आप डिवाइड करोगे आपके कॉस्ट सेंटर्स में। हमारे पास में 2 टाइप के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। तो अपोर्शनमेंट ये कहता है कि पहले आपके पास जो भी खर्चे हैं, जो भी कॉस्ट है, उनको आप अपने कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड करो। 2 टाइप के कॉस्ट सेंटर्स हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स और सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। इन दोनों में अलग अलग डिवाइड किया जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। ठीक है, तो आप यहां पे आइडेंटिफाई करोगे कॉमन कॉस्ट जिसको डिवाइड करना है, एंड आर शेयर्ड अमंग कॉस्ट सेंटर्स। और ये जो शेयरिंग हो रही है, क्योंकि अपन अपोर्शनमेंट की बात कर रहे हैं, तो इट शुड बी ऑन अ फेयर बेसिस या रीजनेबल बेसिस। फेयर एंड रीजनेबल, मेजरेबल बेसिस पे होना चाहिए, मतलब रीजनेबल बेसिस भी कहते हैं इसको शॉर्ट में अपन। तो एक रीजनेबल बेसिस पे होना चाहिए।
ठीक है, फेयर एंड जस्ट भी कहते हैं, कुछ बुक्स में आपको फेयर एंड जस्ट पढ़ने को भी मिलेगा। ठीक है, तो फेयर एंड मेजरेबल बोलो, फेयर एंड जस्ट बोलो, रीजनेबल बेसिस बोलो, सबका मतलब एक है। ठीक है, बिलीवेबल भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बिलीवेबल बेसिस पे डिवाइड करो, तो बिलीवेबल का मतलब ही वही है कि जिस पे हम बिलीव कर सके, जिसको हम रीजनेबल मान सकते हैं। हम किस पे बिलीव कर सकते हैं? जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जिसको हम सही मान सकते हैं। तो रीजनेबल मतलब सबका एक ही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से अब इसको समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एक एलएस लिमिटेड, उनके पास में 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, एक असेंबली के नाम का, एक फिनिशिंग के नाम के, 2 तो प्रोडक्शन हो गए, और 2 सर्विस कॉस्ट सेंटर है, मेंटेनेंस के नाम से और कैंटीन के नाम से। और उनके फॉलोइंग खर्चे, रेंट का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, और मशीन का डेप्रिसिएशन का खर्चा है। और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रखे हैं ये बेसिस के एरिया एक बेस है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम के लिए अपन किलोवाट आवर का एक बेस ले सकते हैं, मशीन वैल्यू है, स्टाफ है, डायरेक्ट लेबर आवर है, अलग अलग बेस दे रखे हैं। आपको इनके बेसिस पे अपने ओवरहेड एनालिसिस शीट के अंदर यहाँ पे सही से अपॉर्चमेंट करना है, खर्चों को डिवाइड करना है। तो भाई खर्चे कौन कौन से? रेंट का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का और मेंटेनेंस का है, 15, 10, 5। इन 3 खर्चों को मुझे इन 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए कोई बेसिस चाहिए। डिवाइड बाय 4 तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चलो नॉर्मल रियल लाइफ में करते हैं, बट यहाँ पे अगर अपने पास में एक्चुअल कोई बेस है तो उस पर डिवाइड करना चाहेंगे अपन। तो देखो मेरे को सबसे पहले इसको डिवाइड करना है रेंट को। देखो रेंट जो 15,000 है, रेंट किस बेसिस पे डिवाइड हो सकता है ये सोचते हैं। हमारे पास बेस में एरिया है, ठीक है, रेंट एरिया पे डिपेंड तो करता है, ज्यादा एरिया अगर यूज कर, मतलब अगर ज्यादा एरिया का स्पेस रेंट पे लोगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। तो रेंट से एरिया का, रेंट से रिलेशन है सब, किलोवाट आवर से तो नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का और रेंट का तो आपस में कोई रिलेशन है नहीं। मशीन वैल्यू से भी रेंट का कोई लेना देना नहीं है। अगर मशीन का रेंट होता तो मैं मशीन वैल्यू के बारे में सोचता। स्टाफ और रेंट का भी कोई ऐसा खास रिलेशनशिप होता नहीं है, और डायरेक्ट लेबर आवर और रेंट का भी कोई अपने आप में कोई रिलेशन है नहीं। तो एक ही बच रहा ऑप्शन एरिया। तो एरिया के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो मेरा रेशियो हो जाएगा 1000:2000:500 500:500। इसको मैं शॉर्ट में 10:20:5:5 भी लिख सकता हूँ। और क्लियर करना चाहते हो तो 2:4:1:1 भी कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा। ठीक है ना, वो रेशियो तुम्हें जो समझ में आता है वो कर सकते हो। चाहो तो पूरा ले लो, चाहो तो शॉर्ट कर लो, चाहो तो बिल्कुल शॉर्ट कर दो, वो तुम्हारी इच्छा, वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, अपने को तो एक रेशियो लेना है। तो इसका मतलब मैं इस कॉस्ट को 10:20:5:5 के रेशियो में डिवाइड कर दूं तो फिर मेरे सारे डिपार्टमेंट का शेयर आ जाएगा। एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर लिया, तो इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं एरिया के बेसिस पे। हमारा बेस है एरिया का। ठीक है सब, चलिए तो डिवाइड करते हैं। 15,000 के खर्चे को डिवाइड करना है इस रेशियो में। ये डिवाइड हो गया, ये 15,000 को हमने हमारे रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब बारी आई इलेक्ट्रिसिटी की। देखो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किस पे डिपेंड करेगा? एरिया तो हो गया, किलोवाट आवर दे रखे ना, सिंपल यूनिट्स, किलोवाट आवर को अपन यूनिट्स कहते हैं। तो जितने यूनिट बिजली चलेगी उतने यूनिट का बिल आएगा। तो इसके बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। बेसिस क्या है आपका? यहाँ पे इसको चाहो तो 5 के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो मत भी करो तो बढ़िया ही है, क्योंकि इसका टोटल 10,000 हो रहा है और मेरी कॉस्ट का टोटल है वो भी 10,000 हो रहा है। तो मैं तो इसको सीधा इसी रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। 2750 4500 इसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, तो डायरेक्टली 10,000 को डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यही आंसर आएंगे वापस। 2750 4500 1975 एंड 775। तुम चाहो तो रेशियो को छोटा करके भी कर सकते हो, बट क्यों मेहनत करनी। ये देख लेना, जब कॉस्ट का फिगर और तुम्हारे रेशियो का फिगर मैच कर जाए तो डायरेक्टली यही आंसर है। फिर इसको डिवाइड छोटा मत करना, फिर इसको तुम वापस से 5 से डिवाइड करके कुछ अलग रेशियो मत निकालना। लास्ट आया डेप्रीसिएशन साहब। अब डेप्रीसिएशन है 5,000 का, डेप्रीसिएशन को डिवाइड करना। देखो डेप्रीसिएशन का मशीन वैल्यू से बिल्कुल लेना देना होता है। मशीन वैल्यू के ऊपर ही तो डेप्रीसिएशन डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा मशीन की वैल्यू उतना ज्यादा डेप्रीसिएशन। तो मैं डेप्रीसिएशन के रेशियो को डिवाइड करता हूं। इसका रेशियो क्या है साहब? निकाले तो 45:35:11:9 ये हो जाएगा रेशियो। 0 0 कट गए, इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। चलो 5,000 को डिवाइड करना है।
ये हो गया बस। तो आपको अपॉर्शनमेंट में तो सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी आपको कॉस्ट दे रखी है उस कॉस्ट को किसी रीजनेबल बेसिस पे हमारे सारे सेंटर्स में, सारे कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड करना है, चाहे प्रोडक्शन वाले हो चाहे सर्विस वाले हो। ठीक है साहब, तो ये तो इजी काम हो गया। अब बेसिस आपको देखने पड़ेंगे क्वेश्चन में, कौन सा खर्चा है, उसका क्या बेस है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिकली इसके बारे में भी पता पड़ जाएगा। अब सर अपॉर्शनमेंट हो गया, तो अब सेकंड स्टेप आता है रीअपॉर्शनमेंट का। सर अभी भी तो अपॉर्शनमेंट करा, रीअपॉर्शनमेंट का मतलब एक बार और अपॉर्शनमेंट करना। सर ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक समझना। तो देखो तुम्हें क्या ढूंढनी है, तुम्हें चाहिए प्रोडक्ट की कॉस्ट। अभी तुमने क्या करा, तुम्हारे जो भी खर्चे थे ये, इन खर्चों को तुमने प्रोडक्शन और सर्विस सब में डिवाइड करा। लेकिन प्रोडक्ट बनेगा कहां पे, प्रोडक्ट तो सर प्रोडक्शन में ही बनेगा ना। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट यहां से निकल के आएगी। ये कॉस्ट में कैसे लाऊंगा, ये जो सर्विस सेंटर की जो कॉस्ट है इसको इन प्रोडक्ट्स पे, इस प्रोडक्शन सेंटर पे वापस से चार्ज करो, या वापस से रीअलोकेट करो, या वापस से रीअपोर्शन करो, जो बोलना चाहो आप। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम इस स्टेप के अंदर हमारे जो ये कॉस्ट को हमने डिवाइड करा था प्रोडक्शन और सर्विस कॉस्ट सेंटर पर, अब सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट को वापस से किसी रीजनेबल बेसिस पे हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक बार अपॉर्शनमेंट हुआ, ये स्टेप अपॉर्शनमेंट कहलाता है। इसको अपन कहते हैं अपॉर्शनमेंट, क्योंकि एक बार डिवाइड करा। अब दूसरी बार डिवाइड कर रहे हैं, कॉस्ट सर्विस सेंटर की कॉस्ट को प्रोडक्शन सेंटर्स पे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए रीअपॉर्शनमेंट। ये जो स्टेप है ये कहलाएगा रीअपॉर्शनमेंट। इससे आपके पास में प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के टोटल खर्चे आ जाएंगे, फिर इनको आप एब्जॉर्ब करोगे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट्स के अंदर। ठीक है साहब, तो पहले फर्स्ट स्टेप में अपन ने खर्चों को अलग अलग कॉस्ट सेंटर में डिवाइड करा, पर चक्कर क्या पड़ गया, कुछ खर्चे पहुंच गए सर्विस कॉस्ट सेंटर के पास में। अब ये खर्चे भी मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट पे लेके जाना है, तो यहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट पे लेके नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोडक्ट तो प्रोडक्शन सेंटर बन रहा है। तो सर्विस सेंटर से खर्चों को प्रोडक्शन सेंटर पे वापस ट्रांसफर करा, इसलिए इसको रीअपॉर्शनमेंट कहते हैं। अब ये रीअपॉर्शनमेंट होगा कैसे, तो इसके 3 मेथड है साहब। रीअपॉर्शनमेंट करने के आपके पास में 3 मेथड है। या तो रीअपॉर्शनमेंट हो सकता है डायरेक्ट बेसिस पे, या स्टेप डाउन मेथड, या इसको स्टेप लेदर मेथड भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, या फिर होता है रेसिप्रोकल मेथड। 3 तरीके के मेथड्स हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस समझना साहब बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट रीअपॉर्शनमेंट जो डायरेक्ट मेथड है वो कब अप्लाई होता है, बहुत सिंपल सा है। जब सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं, वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की हेल्प नहीं करते। जैसे अपने एग्जांपल में हमारे पास में मेंटेनेंस और कैंटीन था, तो कैंटीन के अंदर अगर सिर्फ प्रोडक्शन वाले लोग, प्रोडक्शन के जो वर्कर्स हैं वो आके खाना खा सकते हैं, मेंटेनेंस वाला खाना नहीं खा सकता। तो इसका मतलब अब कैंटीन जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे खर्चे जो कैंटीन के हैं वो सिर्फ और सिर्फ जाएंगे प्रोडक्शन के पास। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लगे पढ़ के कि सर्विस डिपार्टमेंट आपस में कोई सर्विस शेयर नहीं कर रहे हैं, तो सारा खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट का उठ के चला जाएगा प्रोडक्शन के पास में, उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है साहब, तो सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर डायरेक्टली एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विदाउट अकाउंटिंग फॉर इंटर सर्विस डिपार्टमेंट यूजेस। ये क्या कह रहे हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट आपस में कोई हेल्प नहीं करते, इसलिए इंटर सर्विस डिपार्टमेंट जो यूजेस है उसको जीरो मान लेते हैं कि कैंटीन वाला ना तो मेंटेनेंस के लोगों को खाना खिलाता है, ना मेंटेनेंस वाले लोग कैंटीन के इक्विपमेंट को सर्विस करते हैं। तो यहाँ पे कैंटीन टू मेंटेनेंस और मेंटेनेंस टू कैंटीन कोई आपस में सर्विस का फ्लो नहीं है, सर्विस का इंटरचेंज नहीं है। ठीक है साहब, तो ये इजी मेथड है सबसे। जैसे क्वेश्चन है अपने पास में, यहाँ पे आपको सर्विस सेंटर देगा, मेंटेनेंस और परचेसिंग, इनके खर्चों को आपको असेंबली और फिनिशिंग में ट्रांसफर करना है साहब। अब बेसिस चाहिए तो क्या बोलेगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट स्पेंड्स द फॉलोइंग टाइम ऑन अदर कॉस्ट सेंटर। मेंटेनेंस वाला सिर्फ असेंबली और फिनिशिंग की हेल्प कर रहा है, वो परचेसिंग की हेल्प कर ही नहीं रहा है। और सेम ऐसे देखो, परचेसिंग डिपार्टमेंट कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर फॉर अदर कॉस्ट सेंटर, वो भी सिर्फ असेंबली और फिनिशिंग की हेल्प कर रहा है। मतलब ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, काम आसान हो गया। मेंटेनेंस के खर्चे को असेंबली और फिनिशिंग में इस रेशो में डिवाइड कर दो, 6:2 बोलो या 3:1 बोलो, जो तुम्हारी इच्छा। और परचेजिंग के खर्चों को इस रेशो में डिवाइड कर दो, या चाहो तो इसको डिवाइड कर देना 5 से, जो आपकी इच्छा। बात ही खत्म, काम हो गया अपना। तो
तो अपने को क्या करना है, अब अपने को मेंटेनेंस के खर्चों को और परचेजिंग के खर्चों को असेंबली और फिनिशिंग में डिवाइड करना। परचेजिंग का रेशियो है 110:75 और मेंटेनेंस का है 6:2 या 3:1, जो तुम्हें ठीक लग रहा है। ठीक है, करो डिवाइड। अब तो क्या करना है, परचेजिंग के खर्चे हैं 95250, इनको इन दोनों में डिवाइड करेंगे, मेंटेनेंस को कुछ नहीं मिलेगा। और फिर जब मेंटेनेंस के खर्चे को डिवाइड करेंगे तो परचेज को कुछ नहीं मिलेगा, और लास्ट में आंसर जीरो आना चाहिए। इनका आंसर जीरो इसलिए आना चाहिए क्योंकि इनका खर्चा असेंबली और फिनिशिंग में पहुंच जाएगा, इनकी टोटल बढ़ेगी, इनकी टोटल जीरो होनी चाहिए। जीरो हो गई है तो इनका खर्चा इधर पहुंच चुका है, सर्विस सेंटर का खर्चा प्रोडक्शन पे पहुंच चुका है। बस डिवाइड करते हैं अब तो। 95250 डिवाइड बाय 185 इंटू 110, 38615। और अब इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है साहब, अब इनका सम कर दो। टोटल तो उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि टोटलिटी में तो कोई चेंज नहीं है, यही खर्चे बस इधर गए, तो टोटल खर्चों में चेंज नहीं हुआ है, बस ये वाले खर्चे अब इनके पास पहुंच गए, तो इनका शेयर बढ़ गया। 1945500, ये आएगा 2131773, और ये आएगा 820500 प्लस 38615 प्लस 43212, 902327। ये इनके अपने अपने खर्चे हो गए। ठीक है साहब, तो डायरेक्ट मेथड में एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ये दोनों सिर्फ प्रोडक्शन को हेल्प कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इनके खर्चे प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर दिए। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जिसे कहते हैं अपन स्टेप लेदर मेथड। स्टेप डाउन, ये रहा। अच्छा, इसकी थ्योरी आगे आ गई। ठीक है, स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन मेथड क्या कहता है साहब, ये कहता है कि अब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे की हेल्प करेगा, बट उसको रिसीव कुछ नहीं होगा रेसिप्रोकल में, उसको वापस से कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे की हेल्प कर रहा है, बट वापस से रिसीव में, रेसिप्रोकल में उसको कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है। तो यहां पे हम कहते हैं उस डिपार्टमेंट को रैंकिंग करेंगे जो ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहा है। तो एक डिपार्टमेंट होगा CS1, एक होगा CS2, डिपेंडिंग ऑन वो कितने लोगों की हेल्प कर रहा है। तो एक डिपार्टमेंट 2 की हेल्प करता है, एक डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट की हेल्प करता है दूसरे, तो 3 वाले की कॉस्ट को पहले अलोकेट करेंगे और बाद में फिर 2 वाले को करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास में, सेम क्वेश्चन, इस बार बस ये बोला मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है ना, वो परचेजिंग की भी हेल्प करता है। मेंटेनेंस 3 डिपार्टमेंट की हेल्प कर रहा है, लेकिन परचेजिंग अभी भी असेंबली और फिनिशिंग की ही हेल्प करता है। तो इसका मतलब अब मेंटेनेंस जो है वो बड़ा डिपार्टमेंट है, इसको अपन बोल देंगे CS1 और इसको बोलेंगे CS2। पहले इसकी कॉस्ट को अलोकेट करेंगे, फिर इसकी कॉस्ट को अलोकेट किया जाएगा। इसकी कॉस्ट को अलोकेट करेंगे अपन 6025 बोल दो। ठीक है, या और चाहो तो तुम्हारी इच्छा, इसको फिर तुम चाहो तो छोटा कर सकते हो, और इसको तो वही 110:75 के रेशियो में ले सकते हैं। ठीक है, इसको तुम चाहो तो भाई 12:4:1 भी कर देना, तुम्हारी इच्छा, करना चाहो तो करो। हाँ जी, पर अब यहाँ पे पहले मेंटेनेंस डिवाइड होगा। पहले इस बार मेंटेनेंस CS1 मेंटेनेंस को डिवाइड करेंगे पहले, और फिर CS2 परचेजिंग को डिवाइड किया जाएगा। पहले उस डिपार्टमेंट को डिवाइड करेंगे जो ज्यादा की हेल्प कर रहा है, और फिर उसको डिवाइड करेंगे जो कम की हेल्प कर रहा है। मेंटेनेंस ज्यादा की हेल्प कर रहा है तो पहले मेंटेनेंस का खर्चा डिवाइड होगा। ठीक है,
60:20:5 बोलो, या तुम चाहो तो 12:4:5 भी कह सकते हो, तुम्हारी इच्छा। फोर 0671। अब जो बच गया वो इसका, ठीक है साहब, ये हमने डिवाइड कर दिया इसको, ये तो हो गया 0। अब परचेजिंग के खर्चे को डिवाइड करेंगे। परचेजिंग का रेशियो तो अपना वही 110:75 का है। लेकिन अब यहां पे चक्कर क्या पड़ा, ये जो परचेजिंग डिपार्टमेंट, इसका खर्चा बढ़ गया है, तो अब ये पूरा खर्चा लेस करेंगे तब जाके हमें यहाँ पे लास्ट में से 0 चाहिए। तो अब 95250 नहीं, 95250 प्लस 10167 दोनों को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, 105,417 टोटल हो रही थी। ठीक है, इस टोटल को अपने डिवाइड करा इस रेशियो में, ये आ गया। अब इसकी टोटल कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो इस बार खर्चे थोड़े से अलग आ जाएंगे। ठीक है साहब, और फिर 820500 प्लस 40671 प्लस 42737 3908, ये अपन ने इस बार डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जिस डिपार्टमेंट ने ज्यादा की हेल्प करी पहले उसके खर्चे को डिवाइड करा, फिर बाद में उसको डिवाइड करा जिसने कम की हेल्प करी। ठीक है, स्टेप डाउन मेथड। लास्ट अब अपने पास में आता है रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड क्या कहता है साहब हमारा, या हम कहते हैं कि अब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यूज्ड व्हेन सर्विस कॉस्ट सेंटर प्रोवाइड सर्विसेज टू ईच अदर, रेसिप्रोकल सर्विसेज। अब यहां पे क्या है कि डिपार्ट CS1 CS2 की हेल्प कर रहा है और CS2 वापस CS1 की भी हेल्प कर रहा है। तो अब क्या करें, अब यहां पे करने के साथ दो मेथड है। हम कहते हैं आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा लो। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि ओवरहेड्स को रिपीटेडली रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप पहले एक बार किसी एक डिपार्टमेंट के खर्चों को डिवाइड करते हो, फिर दूसरे को, फिर वापस फर्स्ट वाले को, फिर वापस सेकंड वाले को, ऐसे करते करते काम चलते रहते हैं जब तक हमारा सारा कॉस्ट अपोर्शन ना हो जाए। इसको कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक सारी कॉस्ट अपोर्शन ना हो जाए। ठीक है, और इसी का दूसरा मेथड होता है हमारे पास में एल्जेब्रिक मेथड, जो इक्वेशन मेथड कहलाता है। उसमें हम कहते हैं कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाते हो और इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाला जाता है। ठीक है, अभी एक बार क्वेश्चन से इसको भी समझ लेते हैं। लेट से देखो अपने पास में ये है एग्जांपल नंबर 5। क्या कह रहा है ये, टोटल ओवरहेड्स अलोकेटेड एंड अपोर्शन टू द प्रोडक्शन एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर ऑफ LS आर एज फॉलोज। असेंबली के पास में खर्चे, फिनिशिंग, मेंटेनेंस, कैंटीन के खर्चे। मेंटेनेंस कॉस्ट आर टू बी रीअपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्पेंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। तो 50% टाइम लगा असेंबली पे, 40% लगा फिनिशिंग पे और 10% लगा कैंटीन में। तो मेंटेनेंस तीनों की हेल्प कर रहा है इस रेशियो में। और कैंटीन जो है वो भी सारे एम्प्लॉयज को खाना खिलाती है, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस। तो इसका मतलब आपको कैंटीन के खर्चों को 18:30:12 के रेशियो में डिवाइड करना है, और मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं उसको 50:40:10 के रेशियो में, मतलब 5:4:1 भी कह सकते हो, उस रेशियो में डिवाइड करना है। चलो ट्राई करते हैं। अब ये अपने पास में अभी बार बार रीडिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे अपने को। तो कैंटीन के खर्चों को डिवाइड करना है भाई। कैंटीन का जो अपना रेशियो है 18:13:12, तुम चाहो तो उसको 3:5:2 भी ले सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा।
इस खर्चे को डिवाइड करते हैं तो 6600 डिवाइड बाय 10 इंटू 3, असेंबली को मिल गया 1980, फिनिशिंग को मिल गया 3300 और मेंटेनेंस के पास चला गया 1320। ठीक है सर। अब मेंटेनेंस का ये टोटल खर्चा है, इसको डिवाइड करते हैं। अब 1920 का खर्चा मेंटेनेंस का डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड होगा, हमारे मेंटेनेंस का रेशियो है 5:4:1 का, 50-40-10 है, 5:4:1। 9960 7968 एंड 1992। अब कैंटीन के पास फिर खर्चा आ गया, तो ये तो कैंसिल, बट ये पड़ा रह गया। अब 1992 को फिर से डिवाइड करेंगे, इसलिए इसको रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये बार बार करना पड़ेगा जब तक आंसर 0 नहीं आ जाए। अब 1992 को वापस इस रेशियो में डिवाइड करा, ठीक है। अब मेंटेनेंस के पास पहुंच गए 398, तो मेंटेनेंस के 398 को फिर से डिवाइड किया जाएगा मेंटेनेंस के रेशियो में। अब कैंटीन के पास 40 पहुंच गए, इसके 40 को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैंटीन के रेशियो में 3:5:2। ठीक है। अब ये 8 को फिर डिवाइड करेंगे 5:4:1 के रेशियो में। ठीक है। अब चाहो तो तुम इसको यहीं पे खत्म कर सकते हो, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा वैसे तो, बट तुम चाहो तो इस 1 को अभी इसको दे सकते हो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। नहीं तो फिर इस 1 को वापस कैंटीन के हिसाब से डिवाइड करोगे 3:5 में, तो इसको 1 यही दे देना, ना इसको देना ना इसको देना, क्योंकि इसको दोगे 3 तो ये 0.3 जाएगा, 0.5 जाएगा, पॉइंट में जाने का मतलब नहीं है। राउंड अप में इसी को दे देना। ठीक है, क्योंकि 50% शेयर इसका है, राउंड अप में 1 पाउंड इसको दे देना। लास्ट का 1 पाउंड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको जैसे जाओ वैसे राउंड अप कर सकते हो तुम। ठीक है ना, बस ये आ गया आंसर। ये दोनों हो गए 0, टोटल में हमारे कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। ठीक है, और ये खर्चे इनके हो गए, इनकी टोटल कर लेना लास्ट में बस। तुम चाहो तो इसको 0.5 और 0.3 लिख के फिर राउंड अप कर सकते हो, चाहो तो एक इसी को दे दो डायरेक्टली, क्योंकि इसका 0.5 होगा, ये 0.3 होगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 बच रहा है। वो लास्ट का 1 2 बचेंगे, उसको आपको ऐसे ही अपोर्शन करना है। ठीक है ना, लास्ट के 1 2 को ऐसे फालतू में मत करना ज़्यादा। डन। ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, नाम ही है रिपीटेड, बार बार करना पड़ रहा है ना, इसलिए रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ईजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है, और इसी का भाई है फिर जहां पे अपन इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। इक्वेशन के थ्रू अगर करना पड़ेगा तो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। हम कहते हैं देखो सुनो यार, मेंटेनेंस वालों तुम्हारे पास में 18600 का खर्चा है, कैंटीन वालों तुम्हारे पास में 6600 खर्चा है। मेंटेनेंस वालों तुम्हें कैंटीन से कुछ मिलेगा, कैंटीन वालों तुम्हें मेंटेनेंस से कुछ मिलेगा। कितना? मेंटेनेंस कैंटीन को अपने खर्चे का 10% देगा, तो क्या मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं कि मेंटेनेंस का जो भी खर्चा है उसका 10% कैंटीन का है। अब ऐसे ही कैंटीन से पूछेंगे, कैंटीन तुम कितना परसेंटेज दोगे एम को? कैंटीन बोलेगा यार परसेंटेज नहीं पता, मेरे पास तो रेशो है, तो हमने कहा इस रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। अब ये रेशो जो है आपका परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना जाओ तो भाई ये कितना है 30, अपना रेशो है इसको 18:30:12, ये रेशो है अपना, जिसका सम 60 होता है। तो इसको डिवाइड बाय 60 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, इसको डिवाइड बाय 60 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो,
इसको भी डिवाइड बाय 60 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो ये आपका परसेंटेज में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50%, ये आ जाएगा 20%, ये आ जाएगा 30%। चेक कर लेते हैं। ठीक है, 50 30 20, हमने इस रेशियो को परसेंटेज में कवर कर लिया। तो हमने कहा भी देखो रेशियो तो मेरा ये था 18 30 12, तो इनका जो सम होता है वो 60 है, 18 प्लस 30 प्लस 12 60। तो 18 को 60 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज आ जाएगा। 30 को भी डिवाइड बाय 60 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज आ जाएगा। 12 को भी डिवाइड बाय 60 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज आ जाएगा। ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना ध्यान रखना, मान लो भूल जाता हूं। अब परसेंटेज आ गया, तो कैंटीन मेंटेनेंस को कितना दे रहा है, अपने खर्चे का 20%। तो अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेंटेनेंस तुम्हें 20% ऑफ सी मिलेगा। बन गई दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं साहब, अब तो इन इक्वेशन को बस आप सॉल्व कर दो। एम की इक्वेशन है अपने पास में 18600 प्लस 20% सी और 6600 प्लस 10% ऑफ सी। अच्छा, 20% ऑफ सी को मैं 0.2 सी लिख सकता हूं, और कैंटीन की इक्वेशन है 6600 प्लस 10% ऑफ एम, तो इसको मैं 0.1 एम लिख सकता हूं। अब एम की वैल्यू इधर लगाओ या सी की वैल्यू इधर, दो तरीके देखो, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। अपन सब्स्टिट्यूशन से करके देख लेते हैं। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू 6600 प्लस 0.1, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये हो जाएगा। m की वैल्यू लिख दी मैंने यहां पे। अब इसको सॉल्व करो, ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, C को उधर ले जाओ, तो 0.98 C इक्वल टू 8460। तो C कितना हो जाएगा, 8460 डिवाइड बाय 0.98, तो 8633। ये तो C हो गया। अब C आ गया, M निकाल दो। M इज इक्वल्स टू 18600 प्लस 0.2 C, टू 20327। ये M की और C की वैल्यू हो गई। अब तो कुछ नहीं करना है साहब, अब आपको बस असेंबली और फिनिशिंग में ट्रांसफर करने हैं खर्चे, मेंटेनेंस और कैंटीन। मेंटेनेंस का कितना परसेंट असेंबली का है, 50% और 40%। तो मेंटेनेंस के खर्चे का 50% इसको दे दो, और इधर 40% दे दो। ठीक है, और कैंटीन के खर्चे का भी परसेंटेज निकाला था, असेंबली का 30 है, फिनिशिंग का 50 है। तो कैंटीन के खर्चे का 30% एंड इधर 50%। बस ये डिवाइड करो और यहां पे तुम्हारा टोटल आंसर आ जाएगा। तो 20327 का 50% 10164 8131, और इधर की तरफ 8633 का 30%
2590 और 8633 का 50%, 4317, टोटल 10164 प्लस 2590 12754 और 8131 प्लस 4317 12448, ये आ गए। अब इसमें इनके खुद के खर्चे ऐड कर देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा। खुद का खर्चा जो भी दे रखा है अपने को क्वेश्चन में वो ऐड कर देना। असेंबली का है 17350 और फिनिशिंग का है 23970, ठीक है ना। तो वो खुद के खर्चे यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, इसको ऐड करके तुम्हारे पास में टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन से अपन ने क्या करा, अपने दो इक्वेशन बनाई। हमने कहा भाई एम तुम्हारा खर्चा खुद का और तुम्हें सी से कितना मिलेगा 20%, सी तुम्हारा खर्चा और तुम्हें एम से कितना मिलेगा 10%। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। एक मेथड सब्स्टिट्यूशन है, एक एलिमिनेशन है। मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके देख लिया। एम की वैल्यू यहाँ के यहाँ रख ली और उसके हिसाब से सी की वैल्यू निकाली, फिर सी की वैल्यू आ चुकी है तो एम की वैल्यू भी अपने पास में आ गई। अब इन दोनों को बस डिवाइड करना है असेंबली फिनिशिंग में। अपने को रेशियो तो पता ही है, असेंबली को 50% देना है, फिनिशिंग को 40, इधर 30 और 50 जो अपने रेशियो निकाले उस पर डिवाइड करा तो ये आ गया इनका शेयर। इसमें खुद का खर्चा ऐड कर देना तो आपके पास में टोटल आ जाएगा। अब वो एग्जाम में ऑब्वियसली बात है सारे नहीं पूछेगा, वो आपसे किसी एक का टोटल पूछेगा। तो किसी भी एक का टोटल पूछेगा, मान लो असेंबली का पूछे तो असेंबली का टोटल निकाल देना, फिनिशिंग का पूछे तो फिनिशिंग का निकाल देना। ये आपका इक्वेशन मेथड होता है, ठीक है ना, जहां पे अपन दो इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है साहब, तो मैंने आपको इस कैप्सूल के अंदर हमारे अपोर्शनमेंट और अलोकेशन को लेकर के जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस करो और क्वेश्चंस भी हैं। आप इन क्वेश्चंस को अपने हिसाब से ट्राई करो। ठीक है, देखो कि क्या मुझसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। जो जो बातें मैंने बोली उनका आपको ध्यान रखना है, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, किस मेथड को कब यूज करते हैं, उन बातों को कहीं पे नोट डाउन करके रख लो ताकि एग्जाम में कभी दिक्कत ना आए। चले बच्चों, ठीक है जी, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। आगे आपसे ऐसी किसी और कैप्सूल सीरीज में मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच बच्चों।